गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश, और उस वंश का नाम है हर्यक वंश। तो आज हम लोग हर्यक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। और जितने भी बच्चे हैं हमसे जल्दी से कनेक्ट होते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए जल्दी कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर न्यू बैच 1 जनवरी 2026। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की न्यू बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे बच्चे जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते होंगे, ठीक है, जिनका सपना होगा सब इंस्पेक्टर बनने का, तो इसका जो सही अप्रोच है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे जितने भी व्याख्याता बैच हैं, चाहे बायोलॉजी व्याख्याता हो, संस्कृत व्याख्याता हो, ठीक है, तो सारे जो व्याख्याता बैच, कॉमर्स व्याख्याता हो, हिंदी व्याख्याता हो, तो इसकी जो व्याख्याता बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में चल रही है ना, उसकी भी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 की भी न्यू बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में स्टार्ट हुई है। तो आपको क्या करना है कि हमसे जुड़कर जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। अभी तक कोई भी बच्चे आए नहीं हैं, है ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अवेलेबल हो जाइए, क्योंकि मैं अभी जस्ट क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। आज हम लोग हर्यक वंश से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट में वेट कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। और ध्यान देना है, कुछ भी अगर आपको दिक्कतें होंगी तो हमारा दिया गया नंबर है, ठीक है, उस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें कभी भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी कीजिए जी। आज हम लोग हर्यक वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलो, तो मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बता देती हूँ आप लोगों को। (544) से 412 ईसा पूर्व, ठीक है, 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है। इस वंश को हम बोलते हैं पितृहंता वंश। इस वंश को हम बोलते हैं पितृहंता वंश, या इसी को बोला जाता है हर्यक वंश। इसी को बोला जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो शासन करने वाला वंश है वो है हर्यक वंश। मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध एम्पायर भी आप बोल सकते हो, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर की हम बात करें तो मगध एम्पायर में सबसे पहला जो शासन करने वाला राजवंश है उसे हम हर्यक वंश या पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। और इसी हर्यक वंश, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, इसी हर्यक वंश या पितृहंता वंश से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है वो देखने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा हर्यक वंश है इसके महत्वपूर्ण जो शासक होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो हर्यक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं उन शासकों के नाम को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। उन शासकों का नाम है बिंबिसार। उन शासकों का नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका सुपुत्र आएगा अजातशत्रु। ये मेन जो शासक हैं जिनका नाम मैं बता रही हूँ। अजातशत्रु के बाद आप देखेंगे उदयन को। उदयन के बाद आप देखेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है नागदशक, और इसी नागदशक की हत्या करेगा शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। इसका अमात्य रहता है, इसका मंत्री रहता है, वही इस नागदशक की हत्या कर देता है। इसको हम पितृहंता वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, ठीक है, उदयन की हत्या नागदशक ने की। तो सभी लोग एक दूसरे की हत्या कर करके शासक बन रहे हैं, इसलिए हम जो हमारा हर्यक वंश होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं पितृहंता वंश। कौन सा वंश? पितृहंता वंश। तो इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। जो मगध साम्राज्य था काफी ज्यादा शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था, आपसे पूछा जाए, ये जो आपका 16 महाजनपद है ना,
ठीक है, 16 महाजनपद था। तो मैंने कहा था कि आपका जो सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था, वो कौन सा था? मगध था। ठीक है, 16 महाजनपदों में जो हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो था हमारा मगध। और मगध पर निम्न राजवंशों ने क्या किया है? शासन किया है। तो उसका ट्रिक भी मैं एक बार बता देती हूँ। हालांकि आपको मैं कई बार से बता चुकी हूँ इसका ट्रिक, हसीन मासूक साथ। और इसी हसीन मासूक साथ के बारे में हमको क्या करना रहता है? डिस्कस करना रहता है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने कहा कि इस मगध एम्पायर में सबसे पहला जो हम राजवंश पढ़ने वाले हैं वो है हर्यक वंश। और हर्यक वंश को ही हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण शासकों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिंबिसार और अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। देखिए, आपको बिंबिसार को बिंदुसार नहीं समझना है, बिंदुसार भी आएंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम उनके बारे में कब पढ़ते हैं? हम उनके बारे में मौर्य वंश में पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ बिंबिसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगी, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगी बिंबिसार के बारे में भी, है ना। तो आपको सुनना है। तो सुनने से पहले या आगे बढ़ने से पहले हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। 544 से 412 ईसा पूर्व होता है इसका टोटल टाइम पीरियड। किसका टोटल टाइम पीरियड? हर्यक वंश का टोटल टाइम पीरियड। अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा हमारा महाजनपद है मगध, ये जो हमारा मगध साम्राज्य है 16 महाजनपदों, ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो था हमारा मगध। ठीक है, और मगध पर ही निम्न राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, मगध पर ही किसका निम्न राजवंशों का ही उदय हुआ। और इन्हीं राजवंशों को याद करने के लिए मैं हमेशा से ट्रिक बताती हूँ, और इसी ट्रिक को हम याद करते हैं हसीन मासूक साथ के माध्यम से। हसीन मासूक साथ, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में जो शासन किए हुए हैं राजवंश, उनको हम लोग कौन से ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं? हसीन मासूक साथ के माध्यम से याद करते हैं। तो इसी हसीन मासूक साथ में हम सबसे पहले जो मगध पर शासन करने वाले राजवंश है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ह से हो जाएगा आपका हर्यक वंश, सी से हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, सी से आपका हो जाता है शिशुनाग वंश। उसके बाद अगर हम बात करें, न से हो जाता है आपका नंद वंश। ठीक है, वंश को नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मौ से हो जाएगा आपका मौर्य वंश, सु से हो जाता है आपका शुंग वंश। उसके बाद क से हो जाएगा आपका कण्व वंश। उसके बाद सात से हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। ठीक है, और यही है हमारा इस वंश का आखिरी क्या? वंश। तो जितना भी हमने देखा है हसीन मासूक साथ, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है हमारा बिंबिसार। ठीक है, क्या होता है? बिंबिसार। लेकिन पुराणों एवं महाभारत के अनुसार अगर आपको पूछ दे, है ना, कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, पुराणों एवं महाभारत के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बृहद्रथ को कहा जाता है। ऐसा कहीं कहीं पे लिखा है, लेकिन आपको यही याद करना है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक वो है बिंबिसार है। ठीक है, साहित्यिक सोर्स के हिसाब से, जो हमारा ऐतिहासिक सोर्स है उसके हिसाब से हमारा जो हर्यक वंश का संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार है। लेकिन हमें पुराणों के अनुसार, महाभारत के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है वो है बृहद्रथ। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, इस तरह से आपको शासन करने वाले जो राजवंश होते हैं ना, वो आपको मगध साम्राज्य में देखने को मिलेगा। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या था, उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर सारे प्रश्नों को डील करते हुए चलेंगे। किसी को कोई दिक्कतें होंगी तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको सब्सक्राइब भी करना है और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। ऐसे बच्चे जो मेरा क्लास नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है भाई। भले मेरे क्लास में जूनियर जुडिशियल लिखा हुआ है, लेकिन वो शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी वेराइटीज़ में क्वेश्चन किया हुआ है। CGPSC के लिए तो अति ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CGPSC हो गया, और जैसे जितने भी एग्जाम जिससे रिलेटेड हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हुए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे लोग ऐसे होंगे कि उसमें जूनियर जुडिशियल लिखा है, हम नहीं देखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, लगभग कॉमन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, देखना है। और मैं टॉपिक वाइज लेते हुए आ रही हूँ,
है ना, और बिल्कुल ऑथेंटिक और नए प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करना है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, तो मैंने कहा था ये जो हमारा मगध है, मगध एम्पायर, मगध एम्पायर की अगर हम बात करें, हमारा जो मगध साम्राज्य है, ठीक है, इतना विस्तृत, इतना समृद्धशाली, ठीक है, क्यों था? तो मैंने कहा था पूर्व में है हमारा चंपा नदी, पूर्व में है हमारा चंपा नदी, दक्षिण में है भाई विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। ये जो विंध्य पर्वत है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर यहाँ बिहार तक फैला हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पश्चिम में बताया था आपको सोन नदी के बारे में, पश्चिम में मैंने बताया सोन नदी। उसके बाद हम पूर्व में, उत्तर में देखे थे हम गंगा नदी, उत्तर में हम देखे थे कौन सी नदी, गंगा नदी के बारे में हमने देखा हुआ है। टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो विंध्य पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी और गंगा नदी। तो इस तरह से इसे प्राकृतिक बोलना चाहिए कि इसकी भौगोलिक कंडीशन के माध्यम से इसे कहीं न कहीं एक प्राकृतिक सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो आक्रमणकारी हैं, ठीक है, नदी पार करना है, पहाड़ पार करना है, इससे कई सारे महाजनपद लोग यहाँ आने के लिए कतराते थे। एक तो रीज़न है इसकी भौगोलिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन। उसके अलावा अगर हम बाकी कंडीशन की बात करें तो मगध के पास काफ़ी ज़्यादा क्या थी, उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। मैं यहाँ पर इसलिए ये सारी चीज़ों को बता रही हूँ क्योंकि मगध इतना शक्तिशाली क्यों था, आखिरकार जो मगध महाजनपद है इतना शक्तिशाली क्यों था और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये क्यों हुआ है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो पहले, सबसे पहले आपको याद कर लेना है उपजाऊ भूमि, ठीक है। उसके बाद खनिज संसाधन की उपलब्धता, सभी बच्चों को ये दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, खनिज संसाधन की उपलब्धता, खनिज संसाधन की उपलब्धता। उसके बाद साथ ही साथ याद करो वनों की उपलब्धता, वनों की उपलब्धता, ठीक है। धान की रोपाई पद्धति का विकास, रोपाई पद्धति का विकास, नए नए हथियारों का निर्माण, नए नए हथियारों का निर्माण, ठीक है। रथ मूसल एवं महाशिला कंटक, अजातशत्रु ने बनाया था। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो बच्चे का कमेंट आया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं जी? मैम इसको शिक्षक भर्ती वाले ग्रुप में डलवा दीजिएगा ना लिंक को। ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन अधिकतर जो लिंक वगैरह हैं उतने शेयर नहीं होते हैं, तो आपको लिंक वगैरह देखने की क्या ज़रूरत है जी। हमारे 2 चैनल हैं, ठीक है, 9.43, 2.0, 3 चैनल है हमारे। 2.0 साध्य PSC एकेडमी, ठीक है, और उसके बाद एक और हमारा 10,000 सब्सक्राइबर है, वो वाला भी चैनल है, और एक हमारा मेन चैनल है। तो मेन चैनल में मेरा क्लास नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि तीनों चैनल को जाना है, देखना है, लाइव वाला सेक्शन है उसमें जाके तुरंत आपको देख लेना है। तो लिंक विंक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा चैनल है आपके पास, अब सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जाइए तुरंत देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि मगध एम्पायर, इतना बड़ा जो मगध एम्पायर है, ठीक है, मगध एक महाजनपद था जिसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज थी, जो कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो इतना ज़्यादा ये शक्तिशाली क्यों था भाई? तो मैंने कहा कि ये पूर्व में चंपा नदी से घिरी हुई है, पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई है, उत्तर में गंगा नदी से घिरी हुई है, दक्षिण में विंध्य पर्वत इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसे प्राकृतिक कंडीशन या जियोग्राफिकल कंडीशन इसकी इतनी अच्छी है कि इसे एक बोलना चाहिए कि प्राकृतिक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक। और प्लस मगध की जो जमीन है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ जमीन होने की वजह से यहाँ कृषि जो है अत्यधिक मात्रा में हो रही थी। अब बोलना चाहिए सरप्लस कृषि या अधिशेष कृषि, अधिशेष कृषि बोल सकते हैं। तो अधिशेष कृषि मतलब क्या होता है कि आपके खाने के अलावा जो
मटेरियल है या उत्पाद है वो आपके पास बच जाए, तो खाने के अलावा शेष जो सामग्रियां हैं उसका आप लोग क्या करोगे, शेष जो सामग्रियां हैं उसको आप लोग उत्पादन उसमें लगाओगे, व्यापार में लगाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापारिक कंडीशन भी काफी अच्छी हो चुकी थी मगध में। उसके अलावा यहाँ पर राजा के पास क्या थे कि इन लोग अनाज के रूप में भी दे सकते थे और पैसे संपत्तियां इतनी अधिक थी कि सैनिकों का भरण पोषण आसानी से कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता काफी ज्यादा थी, ठीक है, खनिजों की उपलब्धता काफी ज्यादा थी, जिससे कृषि कार्य के लिए अनेक अनेक हथियारों का निर्माण होने लग गया था। साथ ही साथ युद्ध के लिए भी अनेक सारे हथियार निर्मित होने लग गए थे, जिससे मगध जो है काफी शक्तिशाली और स्ट्रांग होते जा रहा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मगध के पास वनों की उपलब्धता भी काफी ज्यादा थी। वनों की उपलब्धता होने की वजह से यहाँ पर हाथी भी काफी मात्रा में थे, तो युद्ध में भी हाथी सैनिक रखे जाते थे। तो हाथी ऐसे होते हैं कि आधे से ज्यादा सेना को रौंद देते थे, ठीक है, जिससे मगध के पास काफी ज्यादा क्या था कि हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, ये वाले एटीट्यूड थी मगध वालों के पास। और नए नए हथियार बनने लगे थे, रथ मुशल महाशिला कंटक जैसे हथियार अजात शत्रु ने अपने शासनकाल में बनवाए, है ना। तो इस तरह की भौगोलिक कंडीशन भी मगध को शक्तिशाली बनाने में क्या हो रही थी, अग्रसर हो रही थी। और साथ ही साथ यहाँ के शासक भी क्या थे, शक्तिशाली थे। और बिंबिसार ने तो ऐसा किया कि यह साम्राज्य विस्तार के लिए कई शादियां भी की। तो राजा अपनी फायदा के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए कई शादियां भी करते थे, क्योंकि उन्हें दहेज में प्रांत मिलते थे। आजकल तो हम लोग दहेज में रुपया पैसा सामान देते हैं, लेकिन उस दौरान सीधा क्या दे दिया जाता था, प्राण दे दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था। तो इस तरह से समझना है। तो मैंने कहा कि हमने मगध साम्राज्य में निम्न राजवंशों को देखा और इन राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। और मगध साम्राज्य में शासन करने वाला जो हमारा पहला वंश होता है वो होता है हमारा हर्यक वंश। उसके बाद हम देखें शिशुनाग वंश, उसके बाद हम देखेंगे नंद वंश, नंद वंश के बाद हम देखेंगे मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद हम देखेंगे शुंग वंश, शुंग वंश के बाद हम देखेंगे कण्व वंश। तो इस तरह से विस्तार क्रम में हम इन वंशों को पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बारी बारी से सबके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ बने रहना है, हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है लास्ट में। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं ये है हमारा 16 महाजनपद में सबसे बड़ा है जो है मगध महाजनपद है। और मगध महाजनपद में जो पहला हमारा जो वंश रहेगा वो रहेगा हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक रहता है हमारा बिंबिसार। तो बिंबिसार से रिलेटेड आज हम लोग प्रमुख प्रश्नों को देखने वाले हैं, अजातशत्रु उदयन से रिलेटेड प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। चलिए फटाक से देखते हैं। अब चलिए पढ़िए। बिंबिसार से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं। अवंती का राजा प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित था, ठीक है। अवंती आप जानते हैं, है ना, अवंती भी क्या था, हमारा महाजनपद था। तो अवंती का राजा प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित था कि नहीं था, जल्दी से आंसर बताएंगे। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। जीवक के उपचार से प्रद्योत की मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल सत्य है कि अवंती का राजा जो था वो प्रद्योत था। क्या उसे पांडु रोग हुआ था भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पांडु रोग में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाती है, हमारी आंख पीले पड़ जाते हैं, शरीर पीले पड़ने लग जाती है। एक तरह से पीलिया टाइप का एक रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि अवंती का राजा प्रद्योत था जो कि पांडु रोग से ग्रसित था। ये तो स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था, बिल्कुल सही है। बिंबिसार के राज्य वैद्य का नाम था जीवक, है ना। बिंबिसार के राज्य वैद्य का नाम था जीवक और जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। ये भी हमारे स्टेटमेंट 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जीवक के उपचार से प्रद्योत की मृत्यु नहीं हुई थी। जीवक के उपचार से प्रद्योत जो है वो क्या हो गए थे, ठीक हो गए थे। तो एक तरह से अगर आप यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका जो आंसर हो जाता है केवल 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 होगा आंसर, क्योंकि जब जीवक ने प्रद्योत का इलाज किया, हालांकि बोला गया है कई कहानियों में या बुक में भी लिखा गया है कि प्रद्योत और बिंबिसार काफी दुश्मन थे, दोनों की लड़ाइयां भी हुई। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों की दोस्ती के पश्चात जो है बिंबिसार जीवक को भेजते हैं प्रद्योत के इलाज के लिए। और जब वो प्रद्योत का इलाज करते हैं ना, तो मतलब जीवक जब प्रद्योत का इलाज करते हैं तो प्रद्योत बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका आंसर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी,
ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। और 1 जनवरी से हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में सहायक ग्रेड 3 एसआई सीजी वापम और विभिन्न व्याख्याता बैच की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, अभी तक ऐसे बच्चे जो हमारा कोर्स नहीं लिए हैं तो हमसे जुड़कर बिल्कुल तैयारी आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। बिंबिसार से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही कथनों की पहचान करना है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया, क्या ये सही है? अंग राज्य की राजधानी जो थी वो चंपा थी, अंग राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। गलत कथन को चुनना है आप लोगों को, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताइए क्योंकि हमने इससे संबंधित प्रश्नों को किया हुआ है। तो चलो बताओ जल्दी। अगर हम बिंबिसार के टाइम पीरियड की बात करें तो 544 से 492 ईसा पूर्व किसका टाइम पीरियड है? बिंबिसार का टाइम पीरियड है, याद रखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, अंग राज्य की राजधानी चंपा है, अंग राज्य की राजधानी क्या है? चंपा है। अगर हम अवंती की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी उज्जैन या उज्जैनी। ठीक है, अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैन या उज्जैनी। लेकिन हमें पूछा गया है कि बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंग राज्य की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग राज्य की राजधानी उज्जैनी थी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, अंग राज्य की राजधानी थी चंपा। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है गलत कथन, तो आप सभी को बताना है कि हमारा केवल 3 ये हो जाएगा गलत कथन और आंसर भी हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। ओके, सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, बिंबिसार से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ हमें सही कथन गलत कथन का चयन करना है। यहाँ हमें सही कथन नहीं बोल रहा है, हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। ओके, बिंबिसार का दूसरा विवाह चेलना से हुआ। अब यहाँ पर मैंने कहा कि बिंबिसार को क्या करना है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। बिंबिसार जी को क्या करना है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए शादियां करेगा। ठीक है, शादियां तो कर लेगा, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है साम्राज्य विस्तार करना। चेलना अवंती की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी बताना। इस विवाह से मगध और लिच्छवी संघ के संबंध जो है मजबूत हुए। ठीक है, तो बिंबिसार का दूसरा विवाह चेलना से हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंबिसार का पहला विवाह किससे हुआ? बिंबिसार का पहला हुआ है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन थी या पुत्री थी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जो महाकोशला थी वो प्रसेनजीत की बहन थी या पुत्री थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो प्रसेनजीत की बहन और कौशल राज की पुत्री, प्रसेनजीत की बहन और कौशल राज की पुत्री, याद रखिएगा सभी बच्चे। प्रसेनजीत की पुत्री मत बोल देना, नहीं तो आप लोगों का पूरा जो आंसर है वही गलत हो जाएगा। प्रसेनजीत की बहन, याद रखेंगे सभी बच्चे, प्रसेनजीत की बहन और कौशल राज की पुत्री महाकोशला देवी जी से किसका पहला विवाह हुआ था? तो महाकोशला से बिंबिसार का पहला विवाह हुआ था। याद हो रहा है सभी को? प्रसेनजीत की बहन और कौशल राज की पुत्री, याद रखिएगा, प्रसेनजीत की बहन कौशल राज की पुत्री से विवाह हुआ था। फर्स्ट विवाह किसका? बिंबिसार का। उसके बाद हम लोग सेकेंड विवाह की बात करते हैं। लिच्छवी राजकुमारी, ऋषि राजकुमारी चेलना, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से इसका दूसरा विवाह हुआ था। ठीक है,
तो ये अवंती की राजकुमारी नहीं थी भाई, हमारा सरासर गलत है स्टेटमेंट 2। अवंती की राजकुमारी नहीं थी, वो लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। चेलना, जिसका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ, तो ये दूसरा विवाह हुआ था। उसके बाद हम तीसरा विवाह की बात करें तो मद्र देश की राजकुमारी, मद्र या पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ, मध्य प्रदेश या पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ बिंबिसार का कौन सा विवाह हुआ था? तीसरा विवाह हुआ था। तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट 2 है ना, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 2 तो हरगिज नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सही आंसर पहचानते हुए चलना है। सभी बच्चे सही आंसर पहचानेंगे, चूंकि हर्यक वंश से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन की उतनी वैरायटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप बुक में भी ढूंढ लेंगे तो आपको भी ऐसा प्रश्न जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसा प्रश्न सिर्फ मेरे मतलब पढ़ाए हुए उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो बुक में भी ढूंढ लोगे ना तो भी आपको इस तरह से प्रश्न जो है नहीं मिलेंगे। मेरे जो प्रश्न होते हैं वो नए और ऑथेंटिक होते हैं, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से ही आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप सभी बच्चे, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, नए नए प्रश्न लेकर आ रही हूँ, है ना। ढूंढ लो, बुक में भी ऐसे नए प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि लाइक बस करना है। टीचर की डिमांड क्या होती है कि बच्चे सिर्फ लाइक कर दीजिए, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हो। देखो अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि ट्रिकी हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं, तो अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इसी चीज़ को मैं बोल देती कि प्रसेनजीत की बेटी थी महाकोशला, तो ये तो गलत बात है ना, प्रसेनजीत की बहन है। अब देखो एग्जाम में ऐसा दे दिया जाता है कि महाकोशला जो है प्रसेनजीत की बेटी है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़े नहीं होंगे तो आपसे बनेगा क्या प्रश्न? नहीं बनेगा। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है सबसे पहले। तो अगर अच्छे से रीड किए हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, रिवीजन किए हुए हैं, तो आपसे प्रश्न जो है वो जरूर बनेंगे, ठीक है। एग्जाम निकालने का या किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन। जब तक हम चीज़ों को 8 से 10 बार, 5 से 6 बार अच्छे से रीड नहीं किए होते हैं, वो चीज़ें हमसे नहीं बन पाती है, ठीक है। तो चीज़ों को रीड करना सीखिए और लगभग सभी बच्चों का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस रखना है, ठीक। चलो तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सही कथन तो पूछा नहीं है जी, सही कथन तो पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है, गलत कथन पूछा हुआ है, इसलिए गलत कथन जो पूछा है वही हमको बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बिंबिसार के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, याद रखिएगा। जैन साहित्य में बिंबिसार को स्टोनिक कहा गया है, ठीक है। बिंबिसार को कहीं कहीं पे स्टोनिक या स्टोनिक भी लिखा हुआ है, तो दोनों बातों को याद करना है। बिंबिसार को क्या कहा गया है? स्टोनिक कहा गया है। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर विजय के बाद उसका शासन अजातशत्रु को सौंपा। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मादत्त को पराजित किया। ये भी आपके नए और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आंसर बताते हुए चलेंगे। चलिए तो फटाफट हम लोग सॉल्व करें कि नहीं करें? ओके, ठीक ठीक ठीक। कविता निर्मलकर गलत जवाब दे रही हो आप, ठीक ठीक। कई लोग तो ए जवाब दे रहे हैं, ए कैसे होगा जी? देखो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक या श्रोणिक कहा गया है, ये तो हमारा सही कथन है, ठीक है, याद रखना है आपको, है ना। जैन साहित्य में जो हमारे बिंबिसार हैं उन्हें श्रेणिक कहा गया है, बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट 1 है वो सत्य है। हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, ये भी हमारा सत्य है। बिंबिसार ने अंग देश पर विजय के बाद उसका शासन अजातशत्रु को सौंपा, बिल्कुल सही है। और बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मादत्त को पराजित किया था, ये भी हमारा सही है। अंग देश का शासक जो था वो था ब्रह्मादत्त, और ब्रह्मादत्त को उन्होंने पराजित किया था। अब बिंबिसार का जो सुपुत्र है उसकी बात करें, बिंबिसार के
पुत्र की अगर हम बात करें तो इनके पुत्र का नाम है अजातशत्रु, और अजातशत्रु आगे चलकर अपने पिता की हत्या कर देगा। ठीक है, आगे चलकर राजपाट के लिए उस दौरान अपने पिता तक को नहीं छोड़ते थे लोग। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि अपने पिता तक को नहीं छोड़ते थे, तो बिंबिसार के बाद उसका जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो होगा अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजा बन गए। इसको राजा बनने की इतनी उत्सुकता थी कि अपने पिता की क्या कर दिया, वो हत्या कर दिया। ठीक है, और हमें यहाँ पर स्टेटमेंट 3 दिया गया है कि अंग देश पर विजय के बाद उसका शासन अजातशत्रु को सौंप दिया था, ये भी सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं और आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। सभी बच्चे ध्यान देंगे, 1, 2, 3 और 4 आंसर लगाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लो जल्दी से। ठीक, चलो नेक्स्ट बिंबिसार। चलो, बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उसकी पहली पत्नी महाकोशला, महाकौशल लिखा गया, महाकोशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। चलो फटाक से बताओ। दूसरी पत्नी चेलना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। चेलना से उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। ठीक है, और तीसरी पत्नी क्षेमा अवंती नरेश की पुत्री थी। तो यहाँ पर आपको बताना है, सही कथनों का चयन करना है। यहाँ पे गलत कथन भी दिया गया है, लेकिन आपको सही कथनों का चयन कर करके बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलो, नहीं तो मैं फटाफट इसको सॉल्व करवाते हुए चलूंगी, क्योंकि प्रश्न मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि उसकी पहली पत्नी महाकोशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। स्टेटमेंट हमारा 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। 544, ठीक है, 544 से 492 ईसा पूर्व याद रखना है आपको। किसका टाइम पीरियड याद रखना है? बिंबिसार का। उसके बाद मैंने कहा दूसरी पत्नी चेलना वैशाली नरेश लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट 2 है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चेलना से उत्पन्न पुत्र क्या था? अजातशत्रु था। स्टेटमेंट 3 भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाता है। तो सॉल्व करो जल्दी से इसे। चलो, तो चेलना से उत्पन्न पुत्र कौन था? अजातशत्रु, सही है। तीसरी पत्नी क्षेमा अवंती नरेश की पुत्री थी, तो ये गलत है। मद्र कुल की राजकुमारी थी, मद्र कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, और ये जो मद्र कुल का शासक था, मद्र कुल, ठीक है, ये पंजाब का शासक था, पंजाब का शासक था। तो हमारा जो स्टेटमेंट 4 तो बिल्कुल गलत है। तो 1, 2, 3 आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे लोग का ये आंसर आ रहा है वो सही हो जाएगा। मैंने कहा था ना तीसरी पत्नी क्षेमा जी, क्षेमा वो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो जिसने भी चौथा आंसर लगाया हुआ है ना वो आपका गलत हो जाएगा। ए आएगा आंसर। उनकी पहली पत्नी महाकोशला कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी पत्नी चेलना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, और चेलना से उनका उत्पन्न पुत्र अजातशत्रु था। तो 1, 2, 3 आपका जो आंसर हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे बिंबिसार और अवंती के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? गलत कथन की पहचान करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। गलत कथन की पहचान करना है। तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी, सही है। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था। बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। चंद्रप्रद्योत के रोगग्रस्त होने पर बिंबिसार ने जीवक को भेजा। तो मैंने कहा अवंती की राजधानी उज्जैन थी, बिल्कुल सही है। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महासेन था, सही है। चंद्रप्रद्योत के रोगग्रस्त होने पर बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, ये भी सही है। लेकिन हमारा गलत कथन हो जाता है, बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ, ये गलत कथन है। बिंबिसार और राजा चंद्रप्रद्योत के बीच में युद्ध हुआ था पहले, फिर बाद में उनकी मित्रता जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो विकल्प सी है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? गलत है यहाँ पे से, लेकिन हमें गलत ही कथन पूछा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलो, पांडु रोग क्या होता है? यह एक चिकित्सा की ऐसी स्थिति है
ठीक है, ये अक्सर पीलिया या एनीमिया के कुछ प्रकारों से जोड़ा जाता है। पांडु शब्द का अर्थ होता है पीला या फीका, और इस रोग में व्यक्ति की त्वचा, आंखें और नाखून जो है वो पीले पड़ जाते हैं या उनका रंग फीका पड़ जाता है। यह रोग आमतौर पर रक्त में बिलीरुबिन के स्तर बढ़ने या हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। तो याद रखना पांडु रोग क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अजातशत्रु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो मैंने बताया था कि जो अजातशत्रु है वो किसका बेटा है, बिंबिसार का पुत्र है। याद रखना है सभी बच्चों को, जो अजातशत्रु है वो किसका पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र है। तो 492 याद रखेंगे, अगर हम देखेंगे 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था, ये गलत है। ये जो शासन काल है इसके पिता का है, ये जो टाइम पीरियड है किसका है, इसके पिता बिंबिसार का है। फटाफट आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे, है ना। मैंने बता दिया है यहाँ पे, बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने मगध का शासन संभाला। तो फटाक से बताओ क्या होगा इसका आंसर। और यहाँ पे आप लोगों को अजातशत्रु का टाइम पीरियड भी बताते हुए चलना है। ठीक है, 492 से 460 ईसा पूर्व, और किसी किसी बुक में ना अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 से 461 ईसा पूर्व ऐसा दिया है। किसी किसी बुक में 492 से 461 ईसा पूर्व दिया है, तो आपको लगभग ये टाइम पीरियड को याद करना है। लेकिन 544 से 492 जो ईसा पूर्व है, 544 से 492 जो ईसा पूर्व है, ये इसके पिता बिंबिसार का टाइम पीरियड है। अब बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने मगध का शासन संभाला, ये भी हमारा सत्य हो जाता है। तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, ये सही है। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, ये भी सही है। अजातशत्रु का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व नहीं है, ये इसके पिता का टाइम पीरियड है। और अजातशत्रु का टाइम पीरियड 492 से 461 ईसा पूर्व या 460 ईसा पूर्व, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने शासन संभाला। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका 1, 2 और 4 आंसर जो है वो सही हो जाता है। और हमें सही ही यहाँ पे क्या पूछा है, आंसर पूछा है, तो हमको यहाँ पर गौर करना है ये सही है कि गलत है। अधिकतर हम गलत इन्हीं चीज़ों पर कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 और 4। ठीक है, अगर हमें गलत कथन पूछता है, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर हमें गलत कथन पूछता तो हम केवल 3 को लेते। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा उत्तर हो जाता है वो हो जाता है 1, 2 और 4। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो अजातशत्रु के नाम एवं उपनाम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, बिल्कुल सही बात है। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रुओं के नाश करने वाले को हम क्या कहते हैं, अजातशत्रु कहते हैं। और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। कुनिक का नाम का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है। अजातशत्रु का नाम केवल बौद्ध साहित्य में मिलता है। फटाक से इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे देंगे। चलो बताओ फटाफट। इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर लिखिए और इसका आंसर बताइए। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। कुनिक का नाम का उल्लेख हमें जैन साहित्य में मिलता है। अजातशत्रु नाम का उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक, तो जितने भी बच्चों ने मुझे बी जवाब दिया है तो बी जवाब सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अजातशत्रु का जो संबंध है वो जैनों से तो नहीं है। ठीक है, किससे है, बौद्ध से है, और बौद्ध साहित्य में हमें अजातशत्रु नाम देखने को मिलता है। तो 1, 2, 4 जो विकल्प होंगे वो सही हो जाएंगे। और आपको याद करना है कि अजातशत्रु के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अजातशत्रु के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो मैंने कहा था राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, ठीक है, राजगीर महाकश्यप, राजगीर महाकश्यप, आ से हो जाएगा आपका अजातशत्रु, राजगीर महाकश्यप, अ से हो जाएगा आपका अजातशत्रु। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। इसलिए मैं बोलती हूँ राजा महाराजा आजा, वैश्य शब्द का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये वाले जो ट्रिक है उसको आपको अपने मन में बिठा के रखना है, क्योंकि कभी भी ये ट्रिक से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। बार बार हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो हमारे माइंड में वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है 1, 2 और 4 जो आपका विकल्प होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु के सैन्य अभियानों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? अजातशत्रु ने वैशाली को शांतिपूर्ण तरीके से मगध में मिलाया। वैशाली युद्ध में उसने रथ, मुशल और महाकंटक, शिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। वैशाली मगध की राजधानी थी, ठीक है। इस युद्ध में अजातशत्रु की पराजय हुई। तो अजातशत्रु के अभियानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलो बताओ। अजातशत्रु ने वैशाली को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिलाया, उसने युद्ध करके मिलाया, ठीक है। अजातशत्रु ने वैशाली को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिलाया मगध में, उसने युद्ध किया और युद्ध के पश्चात उन्होंने किसको मिलाया? वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाया। वैशाली युद्ध में उसने रथ, मुशल और महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है। और वैशाली मगध की राजधानी थी, ये गलत है, ठीक है। इस युद्ध में अजातशत्रु की पराजय हुई, ये भी गलत है। इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई और वैशाली को जब उसने पराजित किया है उस दौरान उन्होंने रथ, मुशल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 हथियारों का प्रयोग किया। इस तरह से आपका जो विकल्प बी हो जाता है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पूछा है? सही कथन पूछा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे ना, तो आपको ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, प्रथम बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। प्रथम बौद्ध संगीति अभी जस्ट मैंने बताया अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। यह संगीति बिंबिसार के काल में हुई और साथ ही साथ ध्यान देना है इस संगीति का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। सही कथनों का चयन कीजिए, केवल एक और 3, 2 और 3 और 1, 2, 3। फटाक से इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई। प्रथम बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। यह संगीति बिंबिसार के काल में हुई थी, क्या गलत है? इस संगति का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बिंबिसार का तो कुछ रोल ही नहीं था, तो हमारा स्टेटमेंट 2 हो जाता है वो गलत हो जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई, सही है। इस संगति का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, तो इस तरह से आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे उदायन से संबंधित, ठीक है। उदायन, तो मैंने कहा बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन और नागदशक, ये 4 शासकों को मेनली आपको याद करके रखना है। बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु, उदायन और नागदशक। तो रीड करते हैं। उदायन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदायन अजातशत्रु का पुत्र था। उदायन ने अपने पिता की हत्या की थी। उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर की। उदायन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। फटाक से उदायन से संबंधित इस प्रश्नों का आंसर आपको देना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर लगाएंगे फटाफट फटाफट, चलो चलो चलो। ठीक ठीक, किसका किसका आंसर आ रहा है? कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग डी बोल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करके लगाएंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर देंगे। ये नया स्लाइड है ना।
चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उदयन है अजातशत्रु का पुत्र था, सही है। उदयन ने अपने पिता की हत्या की थी, यह भी सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर की। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो हमारा 1, 2, 3, 4 सभी जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न, उदयन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा। उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, उसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाए रखा, वह अजातशत्रु का पुत्र था, उसे पितृंत्र कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि गलत कौन सा है। उसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाए रखा, ठीक है, राजगृह को ही उसने मगध की राजधानी बनाए रखा ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में उन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरित किया। तो ये तो क्या है, गलत बात है ना जी, ठीक है, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने कहा कि बनाए रखा नहीं था, उसने बाद में उसको चेंज किया है, ठीक है, उसने बाद में उसे क्या किया, चेंज किया। तो ध्यान देना है सभी बच्चों को कि उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, सही बात है, उसने राजधानी को मगध की राजधानी बनाए ही रखा, ऐसा नहीं था, उसने चेंज किया, और वह अजातशत्रु का पुत्र था, उसे पितृंत्र कहा जाता है, वो तो सही है। लेकिन हमें यहाँ पे गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन आपका हो जाएगा विकल्प बी। गलत कथन क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। उदयन के बाद नागदशक शासक बना, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की, शिशुनाग ने हर्यक वंश की स्थापना की, कौन से कथन सही हो जाएंगे? ठीक है, चलो बताओ, इसका आंसर बताएंगे। उदयन के बाद शासक जो है वो नागदशक बना, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की, और शिशुनाग ने हर्यक वंश की स्थापना की। चलो बताओ, हर्यक वंश की स्थापना तो करने वाले कौन थे? बिंबिसार थे। तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखो, इतिहास को याद रखना है जी, तो आपको थोड़ा सा कहानी बनाते हुए चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। जब तक आप इतिहास को कहानियों के माध्यम से नहीं सोचेंगे, कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है। और आप इसे कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में वो सेट भी हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है इतिहास को, तो क्या करना है, रिविज़न। रिवीजन यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है कि आप कितना रिवीजन करते हैं, और याद करने की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई सारे कंटेंट को हमें याद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि याद करने वाले सब्जेक्ट हैं। हालांकि हम इसे समझते भी हैं और कई सारे डेटा को हमें याद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसने राजगृह को मगध की राजधानी बनाए रखा था, किसने बनाए रखा था, किसने बनाए रखा था जी, मैंने बताया था ना, उदयन। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उदयन के बाद नागदशक शासक बना, नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। हमारा 1 और 2 जो विकल्प है वो सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक ने अपने आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, कांसी और वज्जी को अपने अधीन कर लिया था? ठीक है, तो बताओ, उदयभद्र, नागदशक, अजातशत्रु या शिशुनाग? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ये होमवर्क है सभी के लिए, ठीक है। तो कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी? ठीक है, तो हर्यक राजवंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने की थी, ध्यान देना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों को याद करवाते हुए चलती हूँ। तो सभी बच्चों को मैं फिर से 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को याद करवाते हुए चल रही हूँ। मगध की राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैनी, गांधार, तक्षशिला। ठीक है, तो फिर से हम लोग बार याद करते हैं। मगध की राजधानी थी, ठीक है, राजगृह, पाटलिपुत्र, और कहाँ है, बिहार में है। कौशल श्रावस्ती में है, और ये कहाँ पर स्थित है, यूपी में स्थित है। ठीक, हाँ, चलिए फिर टाइम हो चुका है, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, सुक्तिमती, अंग, चंपा, ठीक है, वज्जी, वैशाली, अस्मक, पोतन, काशी, वाराणसी, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, ठीक है, कंबोज, हाटक, हाटक याद रखेंगे इसको। इस तरह से आपको 16 महाजनपदों को याद करते ही रहना है, क्योंकि जब आप याद करना छोड़ देते हो ना तो आप भूल जाते हो।
ध्यान रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो टाइम हो चुका है, तो इसके बाद सर की क्लास होगी, तो आपको हमारे इस चैनल में बने रहना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सभी को थैंक यू।